हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा ये नया टॉपिक है वो है औसत यानी एवरेज। आपने इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि हमने जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट था यानी वर्गमूल और घनमूल पर आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को करने का प्रयास किए। ये जो वर्गमूल और घनमूल का जो वीडियो था उसमें आपने देखा था कि हमने जोड़ना घटाना या गुणा भाग करना वही सारी चीज़ें सीखी थी। औसत में हम देखेंगे कि औसत ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें हम क्या करते हैं और इसमें कितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को करने का हम प्रयास करेंगे। जैसे अगर हम औसत निकालना चाहते हैं तो हम औसत बराबर निकालते हैं कि परिमाणों का जो योग है और परिमाण का जो संख्या यानी परिमाण के संख्या से अगर हम भाग दे दें तो औसत निकल आता है। परिमाण वो होता है नापना, तौलना, गिनना, उसी को हम परिमाण कहते हैं। जैसे अगर हम औसत को समझना चाहें तो औसत को समझने के लिए जैसे ध्यान दें, एक आदमी कोई है और वो 3 महीने सैलरी पाता है यानी तनख्वाह पाता है। जैसे एक आदमी है और वो पहले महीने में, ध्यान दें, पहले महीने में वो 5,000 पाता है, दूसरे महीने में वो, ध्यान दें, 10,000 पाता है और तीसरे महीने में वो 15,000 पाता है। ठीक, 3 महीने की सैलरी मिली उसे, 5,000, 10,000 और 15,000। ठीक, अब हम ये जानना चाहते हैं कि हर महीने औसतन यानी हर महीने बराबर से अगर देखा जाए तो तीनों महीने में एक औसत, एक एवरेज के तौर पर कितनी सैलरी मिली। इस चीज़ को जब हम निकालना चाहते हैं तो हम औसत का जो सूत्र लिखा हुआ है कि औसत बराबर परिमाणों का योग और बटे परिमाणों का संख्या, हम जो ये औसत निकालते हैं इसी को कहते हैं हम औसत। जैसे अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 15 15, ये हो जाएगा 30,000। ठीक है, 30,000। ठीक, उसे 3 महीने की सैलरी 30,000 मिली। अब हम ये जानना चाहते हैं कि तीनों महीने में एक एवरेज औसतन कितनी सैलरी मिली। तो ध्यान दें, परिमाण हमारे पास टोटल हैं 3, ठीक है, और जो सैलरी मिली है ये मिली है 30,000। अगर हम इस पे यहाँ पर ध्यान दें तो अगर हम इस सूत्र पे अगर ये चीज़ को हम रख दें तो ये परिमाणों का योग जो है ये है 30,000 और संख्या जो है इसका ये है 3। ठीक है, और हम इसको अगर इससे भाग दें तो ये 3 धाम 30। ठीक है, और इसका जो निकल कर आएगा मान ये आएगा 10,000। यानी उसको 3 महीने में यानी हर महीने औसत एक एवरेज के तौर पे 10,000 रुपये के हिसाब से सैलरी दी गई। ठीक है, ये औसत को समझने के लिए एक बेसिक था उदाहरण, हमने इसको बताने का प्रयास किया। फिर उसके बाद में ये अगला हमारे सामने लिखा कि एक कोई व्यक्ति है एक निश्चित दूरी x किलोमीटर की चाल से चलता है। यानी ये कोई दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर की चाल से चलता है तथा उतनी ही दूरी, ध्यान दें, उतनी ही, ये मान ले A से ये B पे गया। ठीक है, फिर उतनी ही दूरी यानी इतनी ही वो चलता है, मान ले C तक जाता है y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। ठीक है, y किलोमीटर की प्रति घंटा के चाल से चलता है तो औसत चाल हमें ज्ञात करना है, यानी औसतन वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। तो ध्यान दें, एक सूत्र होता है जिसको हम कहते हैं 2x अपान x प्लस वाई। ठीक है, इस सूत्र में अगर हम रख देंगे तो उसका जो औसत चाल है वो एकदम से निकल आएगा। ठीक है, फिर अगला जो हमारे सामने लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी पर, ध्यान दें, अब समांतर श्रेणी हमारे सामने लिखा हुआ है। समांतर श्रेणी होती है जो एक समान अंतर पर चलती है। जैसे हमारे ध्यान दें, जैसे ये समांतर श्रेणी लिखा हुआ है, जैसे है a, फिर a प्लस ये हो गया d, a प्लस ये 2d, a प्लस ये 3d, फिर a प्लस ये 4d और ये डॉट डॉट आगे चला जाएगा। ठीक है, ध्यान दें, सबसे पहले a था, a में d जोड़कर a प्लस d हो गया, फिर a में जुड़कर एक d और जुड़ा 2d हो गया, फिर a में एक d और जुड़ा 3d हो गया। यानी ध्यान दें, इसका जो अंतर है एक एक का है, यानी पहले पद में एक एक जुड़कर ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे अब हम इस पर हम देखना चाहें तो जो ये a है ये है आपका प्रथम पद बराबर a है। ठीक है, और ध्यान दें ये हो गया प्रथम पद, और ये जो d है आपका
डी है, ये है सर्वांतर, ठीक है, जिसका अंतर है ये इसको डी कहते हैं, ठीक है, डी कहते हैं। अब हम इस पर आधारित जब प्रश्न आगे इसमें जो औसत में हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि इस पर भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। जैसे अगर हमें पूछा जाए कि इसमें एनवा पद ज्ञात कीजिए, ध्यान दें कोई ये पद पूछ रहा है तो इसको निकालने के लिए एक सूत्र है, यानी हम कह सकते हैं टू टी एन बराबर, ध्यान दें टी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन अपान ये डी, ठीक है, ए प्रथम पद प्लस उसमें जोड़ेंगे एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया आपका टी एन। फिर अगर ये कह रहा है कि इन्हीं जो ये टर्म लिखे हुए इन सभी का योग ज्ञात कीजिए, इन सभी का योग यानी सम ऑफ नंबर निकालने के लिए ध्यान दें ये हो जाएगा एन बाई टू, ठीक है, एन बाई टू, ये 2a, ये प्लस ये n माइनस वन, ये d का हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। ये सूत्र हो गया जब अंतिम पद यल दिया हो, ठीक है, जब अंतिम पद यल दिया हो, जब अंतिम पद यल दिया हो तब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये टोटल पद दिए हुए हैं, ठीक है, जब इसी औसत में हम आगे प्रश्न पढ़ेंगे जो न्यूमेरिकल दिए जाएंगे उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जब हम देखेंगे जब अंतिम पद जैसे ध्यान दिया हुआ, जैसे अंतिम पद जो है अगर हम इससे निकालना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कि ध्यान दें n बाई टू और a प्लस एल, ठीक है, ये n बाई टू a प्लस एल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि जैसे फर्स्ट n प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए, यानी फर्स्ट n प्राकृतिक संख्या का योग पर आधारित प्रथम n विषम संख्या के योग पर आधारित प्रथम सम n सम संख्या के योग पर आधारित प्रथम, ऐसे प्रथम हमने नहीं लिखा है, आप लिख लेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, ठीक इसी प्रकार से हमने ये इतनी संख्या ली है, इसमें और भी संख्या होती है, वो इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे ये लिखा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर हमें निकालना है तो n प्लस वन अपान टू, ठीक है, n प्लस वन अपान टू हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम विषम संख्या का योग निकालना चाहें तो विषम संख्या का योग निकालने के लिए ये टोटल n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। सम संख्या का योग निकालने के लिए तो ये n और n प्लस ये वन हो जाएगा, ध्यान दें n प्लस वन हो जाएगा। फिर अगर हम इसमें देखना चाहें कि जो प्राकृतिक संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है, ये कैसी संख्या होती है तो हम इनको अगर सामने इसके लिख दें तो ये प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे ध्यान दें ये ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है तो हम लिख दें जैसे 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट डॉट आगे चले जाएंगे, ठीक है। विषम संख्या ध्यान दें, विषम संख्या के लिए 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे डॉट डॉट आगे तक। सम संख्या के लिए ध्यान दें 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट ऐसे आगे चले जाएंगे, ठीक है। ये हो गए जो प्राकृतिक संख्या थे, विषम संख्या थे और सम संख्या, ठीक है। उसी प्रकार से ये हमारे सामने जो अगला कुछ लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, ठीक है। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकालना है तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकालने के लिए जैसे ये है 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, से डॉट डॉट आगे तक। जब प्राकृतिक संख्या का योग निकालते हैं तो उसके लिए जो फार्मूला है वह है n, ठीक है, n प्लस वन और 2n प्लस वन अपान 6, ठीक है, ये अपान 6 हो गए, ठीक। फिर प्राकृतिक संख्या के घनों का योग निकालना है, ध्यान दें प्राकृतिक संख्या के घनों का योग निकालना है तो प्राकृतिक संख्या के घनों का योग होता है n फिर n प्लस वन अपान 2 का ये पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर रहेगा। प्राकृतिक संख्या का घन इस तरह होगा 1 क्यूब, 2 क्यूब, ये 3 क्यूब, ये 4 क्यूब, ये डॉट डॉट, ये ऐसे आगे चले जाएंगे, ठीक है। फिर अब अगला जो हमारे सामने लिखा हुआ है कि उसके बाद सम संख्या के वर्गों का योग, ठीक है। तो सम संख्या के जो वर्ग का योग होता है वो होता है, ध्यान दें जो सम संख्या होती हैं वो 2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर
यानी 8 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो जो सम संख्या के वर्ग का स्क्वायर होता है वो होता है, जैसे ये है आपका n प्लस 1 और उसके बाद में n प्लस 2/6। ठीक है, देखना चाहें कि सम संख्या के घनों का योग, तो मान लीजिए सम संख्या है 2 क्यूब, उसके बाद में हो गया 4 क्यूब, उसके बाद में हो गया 6 क्यूब, उसके बाद में होगा 8 क्यूब, ऐसे डॉट डॉट आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम क्यूब निकालना चाहें तो इसका हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 2 और हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें 2 ऐड हो गया। विषम संख्या के वर्गों का योग, जो सम संख्या के वर्गों का योग होता है वही विषम संख्या के वर्गों का योग होता है। तो इसके लिए n प्लस 1 और n प्लस 2 ये 6 हो गया। और विषम संख्या है 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, से डॉट डॉट आगे चले जाएगा। उसके बाद में हमारे सामने जो ये आखिरी लिखा हुआ है कि विषम संख्या के घनों का योग ज्ञात कीजिए, तो विषम संख्या के जो घन का स्क्वायर हम निकालते हैं। ध्यान दें, विषम संख्या जैसे है 1 क्यूब, विषम संख्या के घन का घन, तो ये 3 क्यूब हो जाएगा, ये 5 क्यूब और ये 7 क्यूब, ऐसे डॉट डॉट आगे। ठीक है, तो ये घनों का योग जो होगा वो 1 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब, 7 क्यूब हो गया। उसके बाद अगर हम गुणोत्तर श्रेणी देखना चाहें तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए ये a हो गया, a r हो गया, a r स्क्वायर हो गया, a r क्यूब हो गया, ऐसे डॉट डॉट आगे चला जाएगा। यह है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, इसमें ध्यान दें, जैसे मान लीजिए टर्म कोई लिखा हुआ है T1, T2, 3, T4, ऐसे डॉट डॉट, तो ध्यान दें T2/T1 बराबर ये r के होगा, T4/T3 ये बराबर r के होगा, यानी इसका जो रेशियो होगा वो r होगा, यानी अनुपात। अगर हम ये दूसरे टर्म को पहले टर्म में भाग दे दें तो r के बराबर यानी रेशियो के बराबर आएगा। और इसका जो रेशियो जो r होगा वो सम। अगर हम इसमें कोई पद निकालना चाहें तो हम पद निकाल सकते हैं a r के पावर n-1। ठीक है, ये हो गया। और जब r जो है रेशियो 1 से बड़ा होगा तो हम सम ऑफ जो पद हैं, जो सम ऑफ नंबर हैं, उनको निकालना चाहें तो a ब्रैकेट में r के पावर n-1/r-1। और जब जो r जो रेशियो इसका है, अगर ये रेशियो अगर 1 से छोटा है, ध्यान दें जब रेशियो 1 से बड़ा है तब हम निकालेंगे Sn बराबर a फिर ब्रैकेट में r के पावर n-1/r-1। और उसके बाद में जब r जो है 1 से छोटा हो तब Sn बराबर a 1 - r के पावर n/1 - r। ये हमारा जो ये फार्मूला है या कुछ नियम है, जो ये औसत पर आधारित ये सारे नियम हैं। इसके बाद इसमें जितने भी प्रश्न बन सकते हैं औसत से आधारित, उन सभी प्रश्नों को हम बताने का प्रयास करेंगे। और ये एकदम बेसिक, एकदम जीरो लेवल है। इसे आप देखकर सीखें कि इसमें जो फार्मूले हैं, जो नियम हैं या जो रूल्स हैं वो कैसे इसमें हैं। और उसके बाद इसके बाद आप देखेंगे कि जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।